दिसंबर 1998 से मई 1999 कारगिल की पहाड़ियां दुश्मनों के नापाक मंसूबों ने उन पर डेरा डाल दिया था। कहने को तो वो आए थे हमारी आन बान शान से खेलने के लिए, लेकिन उन्हें शायद नहीं पता था कि भारतीय सेना जब अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सर पर कफन बांधकर निकलेगी तो दुश्मन के हिस्से सिर्फ जिल्लत और मौत आएगी। दुनिया भारतीय सेना की इस शौर्य गाथा को कारगिल युद्ध के नाम से जानती है और कारगिल युद्ध के 25 बरस पूरे होने पर हम खुद को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, खुद सेना के जवानों के बीच आकर, जहां पर उनकी शौर्य गाथा न सिर्फ आप तक हम पहुंचाएंगे बल्कि हम एक कृतज्ञ राष्ट्र होने के नाते उनकी कुछ बातें, उनकी कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग्स, एक बिजनेस चैनल होने के नाते हम उनसे साझा कर पा रहे हैं। हम खुद को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। स्वागत है आपका जी बिजनेस के इस बहुत ही खास एपिसोड जय जवान इन्वेस्टमेंट प्लान में। मेरे साथ आज बहुत ही खास मेहमान हैं इस पूरे शो के दौरान। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनिल सर, आपसे आपके अनुभव समझना चाहेंगे, कैसा लग रहा है जवानों के बीच में आके? सर बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय है, क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं, पढ़ते हैं कि किस तरह से जवानों की ज़िंदगी होती है। आज हमने कोशिश की कि एक जवान की ज़िंदगी सुबह से लेकर शाम तक, देर रात तक, जब तक वो उठते हैं और उठने के बाद जब तक सोते हैं तब तक किस तरह का उनका पूरा रोज़ का रूटीन होता है, वो देखा जाए, समझा जाए। दूसरी बात ये कि कई बार हमें लगता है कि हाँ, जवान हैं, सीमा पर हैं, हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन हमें वो सेंस और वो फीलिंग तब आती है जब हम यहाँ पहुँचते हैं। मसलन आप देखिए, हम लेह आए, राइट, हमें तो आकर एक दिन तक बाहर निकलने में मुश्किल हो रही है, सांस बराबर चल नहीं रही है, उस तरह का माहौल होता है। अब सोचिए, ये जवान कितने 30-40 किलो का वज़न उठाकर पहाड़ की चोटियों पर चढ़ जाते हैं और अपने मतलब बड़े शूरवीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। आप जो कर रहे हैं उसी वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं। सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आऊँगा लेफ्टिनेंट कर्नल मित्तल सर आपके पास। सर, सबसे पहला सवाल हम सबके मन में भी यही रहता है, जब हम दूसरी दुनिया में काम कर रहे होते हैं, बड़ी चैन की नींद सोते हैं, जो हम चाहते हैं पूरी आज़ादी और स्वच्छंदता के साथ कर पाते हैं, क्योंकि आप लोग ड्यूटी पर हैं। सर, आप लोगों का मोटिवेशन क्या है? सर, हम लोगों का मोटिवेशन हमारी ट्रेनिंग है। हमारे को इस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है कि हम अपने जवानों के साथ हमारे को जो टास्क दिया गया है वो पूरा करें। तो वो हमारी मोटिवेशन है अपने देश के लिए कुछ करने के लिए। सर, कारगिल युद्ध को 25 साल होने को आए हैं। पूरी दुनिया इस गौरवशाली गाथा को सैन्य इतिहास में भी अब तक का अनोखा, अद्भुत तरीके से लड़ा गया युद्ध मानते हैं। कुछ ऐसी बातें सर जो कारगिल युद्ध ने हमें दी बतौर सीख। कारगिल युद्ध ने हमारे को, हमारी जो शक्ति है हमारे अंदर जो है वो हम कर सकते हैं, कितने भी दुर्गम परिस्थिति हो, वो हमें सिखलाया। और हमने अपने सभी जवानों से, सारे जितने ऑफिसर्स, जेसीओस थे, सब लोगों ने हमें यही सिखाया कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। कभी भी हमारे साथ कोई भी अगर धोखा करता है तो हम उसको नाकाम करने में सक्षम है। ये हमारी कारगिल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं अब आना चाहूँगा लेफ्टिनेंट कर्नल सुजाता मैम आपके पास। फौज ने अब जेंडर पैरिटी को लेकर ज़बरदस्त काम किया है और हम लोग मिसाल दे रहे हैं पूरी दुनिया में, बट बतौर महिला होने के नाते भी, महिला ऑफिसर होने के नाते भी आपके अनुभव क्या हैं? घर परिवार से दूर यहाँ पर आकर क्या मोटिवेट करता है मैम आपको? जैसे भी ट्रेनिंग और जो हमें हमारी ट्रेनिंग के दौरान ओटीए में जो सिखाया जाता है कि जो आपका देश है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद फिर फैमिली आती है। और ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, ये हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो जवान हैं, सब है, इन सब का सपोर्ट है जो हमें साथ लेके चलता है। सो यही सबसे मोटिवेटिंग फैक्टर है, क्योंकि ये सब भी अपनी फैमिली से दूर है, सिर्फ मैं ही अपनी फैमिली से दूर नहीं हूँ। सो हम सब एक साथ चलते हैं, यही हम एक फैमिली है, यही हमारा परिवार है। सो सबका सपोर्ट है, सबका साथ है, सबका गाइडेंस है। यही मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि हम सब साथ साथ चलते रहते हैं, एक दूसरे के दुख में काम आते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बैलेंस बनाते हैं। और ये नहीं है कि अगर हमारा फैमिली कहीं और है तो उसको कोई नहीं देखता है। आर्मी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे अच्छा बात यही है कि आपकी फैमिली कहीं पे भी है, उसको हर तरीके से सपोर्ट मिलेगा। जैसे
कहीं पे भी देख लो आप, हमारी वीर नारीज़ हैं या जवानों की फैमिलीज़ है, सब जगह ऐसी कोई पैरिटी नहीं है, कोई अलग नहीं है कि नहीं, यहाँ पे कोई जेंडर बाइस नहीं है, यहाँ पे सब ऑफिसर हैं, सबको अपना काम करना है, अपना कर्तव्य निभाना है। क्या बात है मैम, यानी कि एक परिवार से आप ज़रूर दूर हैं, लेकिन यहाँ पर आपका एक और परिवार है। हाँ, यही सब है मेरे परिवार। आप इस जज्बे के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं। और हमें गर्व है मैम आप लोगों पर, सारे ऑफिसर्स पर, हमारे सारे जवान, हमारे सारे JCOs पर। जैसा हमने कहा, बार बार कहते हैं कि हम लोग दिल्ली मुंबई की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में बड़े आराम से अपने काम को अंजाम देते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं अपनी सेना, अपने जज्बे के साथ। कैप्टन शर्मा सर, आपके पास भी आना चाहूँगा। और जब हम आए थे लेह में, तो एक बात मैं अनिल सर से भी कहना चाह रहा था कि जब हम कभी कहीं जाते हैं, किसी नई रिहाइश में बसने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं मार्केट कितनी पास में है, या इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्कूल पास में होगा या नहीं होगा। अब स्ट्रेटेजिकली आर्मी की लोकेशंस ऐसी होती हैं कि दूर दूर तक आपको कुछ इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिलता। तो ये जो दूरी है ज़िंदगी से, रिहाइश से, ये कभी कभी सर मन में ऐसा नहीं करती है, एक भावना नहीं जगाती कि हम थोड़ा दूर हो गए कहीं? सर, ये ज़रूर है कि हम परिवार से दूर हैं या घर बाहर से, शहरों से दूर हैं, बट एक रेजिमेंट में 800-900 जवान होते हैं। तो वो 900 जवान अगर यही बात सोचेंगे तो फिर अपने देश के बारे में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले वो यही सोचते हैं कि हम सब एक हैं और हमारा परिवार यही है, हमने यहीं रहना है, यहीं सोचना है, यही करना है। और वो जो उनके अंदर ये जो ललक है काम करने की या सब एक साथ रह के सीखने की, करने की, आगे बढ़ने की, वो हमें इन सब बातों से दूर रखती है। हमें बाहर के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा देश सबसे पहले है, मेरी यूनिट उसके बाद है, और उसके बाद मैं हूँ। तो मैं अपने बारे में बाद में सोचूंगा, पहले अपने देश के बारे में सोचूंगा। तो बाहर के बारे में मुझे सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। मेरी यूनिट मुझे सब कुछ दे रही है, एवरी फैसिलिटी हैज़ बीन गिवन टू मी, सब कुछ दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम टूटे हुए हैं, हम सब एक से हैं और हम सबको सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं। क्या बात है सर, यानी कि राष्ट्र प्रथम का जो भावना है, उससे ओतप्रोत होकर हम लोग लगातार काम करते हैं। एक बार फिर सर आपकी भावनाओं के लिए ज़ोरदार तालियां। और अब मैं अनिल सर के पास आना चाहूँगा। एक जवान के लिए सर फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी ज़रूरी है सर? मेरे ख्याल से दीपक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जवानों के लिए ही। क्योंकि देखिए, आप पैसा बचाते क्यों हैं और पैसा निवेश क्यों करते हैं? अपने अच्छे भविष्य के लिए, कि कल को अगर मुझे कोई दिक्कत हो जाए तो मेरे परिवार का पीछे फाइनेंशियली दिक्कत ना आए, इसकी मुझे प्लानिंग करनी है। अब होता क्या है कि जो शहरों में रहने वाले या बाकी लोग हैं, उनके पास काफ़ी साधन हैं जानने समझने के। आप कहीं भी जाएंगे, छोटी सी छोटी जगह में आजकल आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र्स मिल जाते हैं, ब्रोकरेज हाउसेस मिल जाते हैं, कोई आपको गाइड करने वाला मिल जाएगा। लेकिन जवानों के पास वो सुविधा नहीं है, क्योंकि एक आप बड़े दूर दराज इलाके में रहते हैं, वहाँ पहुँचना किसी के लिए बड़ा मुश्किल काम है। थोड़े बहुत आपके पास जो साधन हैं सोशल मीडिया के जरिए या फिर थोड़ा बहुत टीवी देख लें, उसके अलावा है नहीं। और दूसरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा ज़िंदगी की अनिश्चितता अगर कोई लेकर चलता है तो वो ये जवान लेकर चलते हैं। जिस तरह के माहौल में जब तक ठीक है, जंग नहीं है, कुछ नहीं है, तब तक बहुत बढ़िया है। लेकिन जिस दिन कब होगी, कहाँ होगी या नहीं होगी, और होगी तो किस लेवल की होगी, उसमें क्या कुछ करना पड़ सकता है, वो जो अनिश्चितता है उससे आप ख़त्म तो नहीं कर सकते। और आप जब देश के लिए जीते हैं तो आपको सब कुछ अपना दांव पर लगाना होता है, लेकिन पीछे परिवार के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सेफ्टी कैसे रहे, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। वो हमें बताना है, सिखाना है कि किस तरह से जवान अपने परिवार के लिए आगे पैसा बचा सकते हैं। देखिए, आपकी, हमारी, सबकी और जवानों की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होंगे, उनकी हायर एजुकेशन में जैसे जैसे बड़े होंगे बड़ा पैसा लगता है, उसकी आपको प्लानिंग करनी है। उनकी शादियां करेंगे, उनकी प्लानिंग करनी है। आप अपना घर बनाएंगे, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, गांव में, शहर में, जो भी है, अलग अलग जगहों से आपको वो बनाना है। और आपको अपने रिटायरमेंट की भी प्लानिंग करनी है, राइट। आप जब रिटायर होंगे तो रिटायर होने के बाद भी आप जो कुछ बचा रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं जवानों से कि ये 3-4 बड़ी चीज़ें जो है उनकी प्लानिंग आपको अभी से करनी चाहिए। कई बार होता है क्या कि जब रिटायर होंगे, पैसे आएंगे, तब सोचेंगे इस पैसे को क्या लगाना है। लेकिन अब से लेकर रिटायरमेंट तक जो पैसे आ रहे हैं, जो आप बचा पा रहे हैं, उनको कब और कैसे निवेश करना है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना सीधे जवानों से संवाद किया जाए, बातचीत की जाए और उनके साथ शो करके हम इस मुद्दे को एड्रेस करने की कोशिश करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए लेकिन खूबसूरत वादियों से हमारे जवान और अधिकारियों से अपने संवाद के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं हमारे जवानों के सवाल। उनके मन में कोई सवाल यदि हैं फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड, अपने गोल्स से रिलेटेड, तो ज़रूर पूछें। ये मंच आपके लिए खुला है। स्वागत है। कहाँ से शुरुआत करें? सर मेरा एक सवाल है सर। हमारा बच्चे देश की अलग अलग जगह पे और अलग अलग स्कूल में पढ़ाई करते हैं सर। तो मेरे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हमारा बच्चों का एजुकेशन यानी शिक्षा किस प्रकार से प्लान करें सर, उस पर थोड़ा राय दीजिए सर। बोले बहुत बढ़िया सवाल है आपका। सर। देखिए, जब तक बच्चे छोटे हैं, छोटी स्कूल में जा रहे हैं, तब तक ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आप आराम से उनको पढ़ा लिखा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो हायर एजुकेशन में जाते हैं, सपोज़ किसी को इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर बनना है या कुछ बड़ा कोर्स करना, तो पैसे ज़्यादा लगते हैं। हो सकता है आपको जिस गांव से आप हैं उसे उन्हें दूर शहर में भेजना होगा, हॉस्टल में रखना होगा, पढ़ाई का खर्चा बहुत ज़्यादा है। और जितनी अच्छी एजुकेशन आप कराना चाहेंगे, तो आपको क्या करना है? आपको ये डिसाइड करना है सबसे पहले कि कितने साल बाद मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। समझिए कि मुझे 5 साल बाद मेरा बच्चा 12वीं क्लास पास कर लेगा या 8 साल बाद ग्रेजुएशन हो जाएगी। जो भी समय आपके पास है वो सबसे पहले समय डिसाइड करें। समझिए आपको लगता है कि मुझे बच्चे के लिए 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी उसे डॉक्टर बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल। हो सकता है 10 नहीं 12 या 15 लाख की ज़रूरत पड़े आज से 7, 8, 10 साल पहले, क्योंकि वो आज के हिसाब से आप सोचेंगे, लेकिन 10 साल बाद वो कॉस्ट बढ़ने ही वाली है। उस हिसाब से आप प्लानिंग करिए। तो हम बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे और फिर उस हिसाब से आपका एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनेगा कि किस तरह के म्यूचुअल फंड्स में आपको पैसा लगाना चाहिए, रेगुलर तौर पे लगाना चाहिए, ताकि आपका जब समय आपको उस चीज़ की ज़रूरत हो तो आपके पास पैसे इकट्ठे हो जाए। तो कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड अगर आप, और ये प्लान जो होगा हर एक के लिए अलग होगा, क्योंकि आपका बच्चा हो सकता है 10 साल बाद पढ़ाई के लिए जाए, किसी का 5 साल के बाद होगा, किसी का ज़्यादा समय लग सकता है। तो ये इंडिविजुअली आपको ये तय करना है मुझे कितने समय के बाद पैसा चाहिए। एक और चीज़ इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, ये कि दीपक क्या है कि एक तो होता है हम इन्वेस्टमेंट वैसे ही कर रहे हैं इन जनरल कि मेरे पास जो भी सैलरी आ रही है, सैलरी से जो मेरे पास पैसे बच रहे हैं उस पैसे को मुझे निवेश करना है। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका है कि टारगेट बेस्ड इन्वेस्टिंग। मुझे इस काम के लिए पैसा चाहिए। मसलन किसी को विदेश यात्रा करनी है, घूमना है, मुझे मेरे परिवार को घुमाना है, 2-4 देश में घुमा के लाऊंगा, तो मुझे कितने समय बाद जाना है और उसके लिए कितना पैसा चाहिए। एक वो टारगेट बेस्ड प्लानिंग होगी। या मुझे अपने बच्चों की शादी करनी है, ठीक है, शादी कितने साल बाद, या मुझे गांव में एक अच्छा सा घर बनाना है, तो कब और कितने पैसे चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़। फिर उसके बाद हम कितना बचा सकते हैं, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़, क्या जितना हम बचाकर आज निवेश कर रहे हैं वो काफ़ी है या कम पड़ेगा। ये तीसरी चीज़ है। उन तीनों का समन्वय मिलाकर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार हो जाएगा। मेरा सवाल है सर, हमारा देश में कई वॉर विडो है सर, जिनके लिए इंडियन आर्मी ने फाइनेंशियल सुविधा की व्यवस्था की है सर। इसके लिए सिविल में कोई व्यवस्था है सर, सुविधा है क्या? तो आपका सवाल ये कि जो विडोज़ हैं, विधवाएं हैं, उनके लिए आर्मी ने तो ध्यान रखा है, लेकिन क्या जो सिविलियंस हैं उनके लिए कोई ऐसी पेंशन स्कीम है? कुछ राज्य सरकारें हैं, जैसा हमारे भाई ने पूछा, उनकी तरफ से महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए कुछ पेंशन स्कीम हैं, लेकिन ये पेंशन स्कीम काफ़ी नहीं है। आपको अपने पेंशन की व्यवस्था खुद अपने तरीके से करनी है। पैसा आप ही थोड़ा थोड़ा बचाएंगे, लेकिन जब आपको ज़रूरत है तब वो आपको पैसा पूरा बड़ा मिल जाएगा। अगर आपकी जब तक उम्र है और उससे पहले आप चले गए तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। नहीं है और जब तक आप लंबा चल रहे हैं और जब तक स्कीम ख़त्म होती है तो आपको वो पूरा पैसा मिल जाएगा। तो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये थोड़ा सा एक ये दूसरे देशों के मुकाबले में हम कह सकते हैं कि अभी धीरे धीरे हमारे देश में ये चीज़ें डेवलप हो रही है कि हमारी अपनी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम अब स्ट्रॉन्ग हो रही है, जिसका फ़ायदा आप भी उठा सकते हैं। आइए, और हमें ये भी बताया गया है कि बाकायदा एक डेडिकेटेड पूरा विभाग है सर, हर शहर में जो वीर नारी हैं उनके लिए कोऑर्डिनेशन के लिए, उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो उसकी पूरी मॉनिटरिंग होती है और रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो ये ज़बरदस्त एक सेटअप है, एक इकोसिस्टम बनाया गया है आर्मी की ओर से। क्या है, ये ज़रूरी भी है। देश का जवान तभी निश्चिंत होकर देश की सेवा कर सकता है जब उसे परिवार की नहीं, देश की ज़्यादा चिंता हो। और अगर आप देश के लिए खड़े हैं और चिंता आपको परिवार की है तो आप डाइवर्ट हो जाएंगे।
तो ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे तरीके से इंडियन आर्मी इसको ध्यान में रखते हुए जो उन्हें परिवार के प्रति निश्चिंतता का भाव दे रही है, और इसी वजह से जो सबसे बड़े रिजल्ट आते हैं हमारी आर्मी के आते हैं। स्वाभाविक। चलिए सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। अगला सवाल कहाँ से है? मेरा नाम स्टैनजिन जिगमत है। सर मेरा सवाल है आपसे रिटायरमेंट के ऊपर। जी। फौज में रिटायरमेंट एज और रैंक से हिसाब से होता है, कभी कभार रिटायरमेंट जल्दी भी हो जाती है, तो रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करी जा सकती है? बहुत बढ़िया सवाल है। और सबसे बढ़िया बात है कि आप जब यंग हैं और तभी रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। नहीं तो क्या होता है कि जब हम 25 साल 30 साल 35 साल के होते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है हम तो अमर होने का वरदान लेके आए हैं, अभी हम कहाँ से सोचे रिटायर होने की या ऊपर जाने की। हमें लगता है अभी तो हमारी गाड़ी लंबी चलने वाली है, राइट। लेकिन यही सबसे सही समय है। रिटायरमेंट की प्लानिंग कब करनी चाहिए? सबसे पहला सवाल तो यहाँ आता है। रिटायरमेंट की प्लानिंग उस दिन से करनी चाहिए जिस दिन आपकी पहली तनख्वाह आती है। आपकी पहली सैलरी से आपको मिनिमम 10% और मैक्सिमम 30%। 30% से ज़्यादा भी नहीं बचाना, ज़िंदगी भी जीनी है, खाली बचाने के लिए नहीं, जीना भी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 30% और कम से कम 10% बचाना है। अब ये जैसे ही आपने 10% बचाया, इस 10% को आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आपका एक प्रॉपर प्लान बना लीजिए। चाहे तो आप NPS जैसी पेंशन स्कीम्स में निवेश कर लीजिए, चाहे तो आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना लीजिए और उसमें आप मंथली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। और ये इन्वेस्टमेंट जब आप रिटायर होंगे तब तक आपका काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। रिटायरमेंट के बाद की इनिंग अपनी कंडीशंस पे जिएंगे, न कि मजबूरी में। मन होगा तो वो काम करूँगा, मन होगा वो काम करूँगा, नहीं तो बस मैंने अपना जीवन दिया है देश को, सेना को, अब मैं इस तरह की लाइफ जीना चाहता हूँ। और ये कॉन्फिडेंस और ये कंफर्ट कब आता है? जब आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड हैं, जब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। इसलिए रिटायरमेंट की प्लानिंग आपको पहले अपनी सैलरी आने से करनी है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपके साथ में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करवाना बड़ा आसान काम है। पूछिए क्यों? जी सर ने सबसे पहले पारितोष सर ने क्या कहा? आपने पूछा ना मोटिवेशन फैक्टर क्या है? उन्होंने एक शब्द जो कहा, जो लगभग तीनों ने हमारे ऑफिस में, ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है कि आप डिसिप्लिन है। और अगर इन्हें ये कह दिया जाए कि आपको डिसिप्लिन के तौर पर हर महीने इतना पैसा बचाना है, तो और कोई आप हम कर पाए ना कर पाए, देश का जवान जरूर कर पाएगा। तो डिसिप्लिन है इनमें, डायरेक्शन अगर दे दिया और उन्होंने इसको लागू कर दिया, तो आप रिटायरमेंट बहुत शान से लेंगे, अपनी मर्जी से लेंगे। फिर जल्दी हो जाए लेट हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी रिटायरमेंट के बाद की जो ज़िंदगी है वो बहुत मजबूत रहेगी, ये मेरा वादा है। सर क्या बात है। और हमारे देश के जवानों के लिए जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं वो तो पूरी दुनिया में मिसाल है, उसकी पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती हैं। दुनिया की कोई भी फ़ौज हो वो रश करते हैं हमारी ट्रेनिंग से। लेकिन आज उस ट्रेनिंग में जो आपने फिनेंशियल ट्रेनिंग का पार्ट डाल दिया सर, मुझे लगता है इस बात से हमारा शो मुकम्मल आज हो गया। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर इस एपिसोड के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत जल्द ही एक नए एपिसोड में आपसे मिलेंगे और यकीन मानिए उस एपिसोड में आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेज हैं जो आपको जोश से भर देंगे। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार। हाँ मेरे ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। तेरे मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। माही मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आग से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। ओ माही मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आग से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है।